जय हिंद साथियों। आज से मैं आप लोगों को एडीओ की तैयारी कराने वाला हूँ। जो भी स्वयं से एडीओ की तैयारी करने के बारे में सोच रहा है वो मेरे चैनल के साथ जुड़कर एडीओ की तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो है पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है वो आज से नहीं, प्राचीन काल से हमें सुनने को मिल रहा है। प्राचीन काल में इसका जो जिक्र है वो वैदिक काल, मौर्य काल, चोल काल में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र हमें सुनने को मिला है। लेकिन जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो आधुनिक काल में ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इनका शुभारंभ सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 में ग्राम पंचायतों का जब प्रावधान किया गया था उसी समय हमें पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र सुनने को मिला। ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये स्वतंत्रता के बाद संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अनुच्छेद 40 में भी इसको स्थान दिया गया है। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत रखा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये राज्य सूची का विषय है। इसे नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद नंबर 40 में रखा गया है और इस अधिनियम को आधुनिक काल में सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम के तहत इसे मान्यता मिला है। इससे पहले हमें सुनने को जरूर मिला था पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन अधिनियम के तहत ही हमें सबसे पहली बार 1919 अधिनियम के तहत सुनने को मिला है। तो अगर इससे कुछ प्रश्न बनते हैं तो आपको इसका उत्तर यहाँ पे मैंने बता दिया है, बस इसी तरीके से आपको लेना है। अब पंचायती राज व्यवस्था जब आया है तो इसके लिए कुछ समिति भी तो बनाया होगा। समिति बनाने के बाद पंचायती राज व्यवस्था का आगे चलन जो है वो बढ़ा है। तो सबसे पहले जो समिति पंचायती राज व्यवस्था के लिए बना है वो है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति सन 1957 में आया। ये जो बलवंत राय मेहता समिति है इनका कहना ये था कि जो बलवंत राय मेहता समिति जो सिफारिश दिया था ना, जो रिपोर्ट आया था, इनका कहना ये था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाना चाहिए, जिनमें से एक ग्राम होना चाहिए, ग्राम मतलब ग्राम पंचायत स्तर, दूसरा खंड होना चाहिए मतलब खंड स्तर, और तीसरा जिला स्तर मतलब जिला परिषद या जिला पंचायत। खंड का मतलब जनपद, अभी वर्तमान में उसे जनपद के नाम से जानते हैं। और ये जो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो सिफारिश दिया था इसी के तहत 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती होता है ना, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले की, ये पूछा जाता है प्रश्न, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ही पंचायती राज का शुभारंभ किया। फिर अगला समिति आया, इसे हम अशोक मेहता समिति के नाम से जानते हैं। अशोक मेहता समिति 1977 से 1978 मतलब 1977 या 1978 में इन्होंने क्या किया, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। आज भी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सिर्फ द्विस्तरीय पंचायती राज्य हैं। तो द्विस्तरीय पंचायती राज्य में एक होता है मंडल ग्राम और एक होता है जिला परिषद। मंडल ग्राम का मतलब जो ग्राम पंचायत है ना वही बस रहेगा, जनपद इसमें नहीं होता है, और एक जिला होता है। ये तो अशोक मेहता की समिति था। फिर अगला और एक समिति निकल के आया। इस समिति के तहत क्या रिपोर्ट दिया गया इसे जानेंगे। तो डॉक्टर GV.K. राव समिति, डॉक्टर GV.K. राव समिति 1985 में, ये जो समिति है 1985 में अपना रिपोर्ट दिया। और इस समिति के तहत डॉक्टर GV राव जो समिति है उन्होंने सिफारिश किया कि नियमित चुनाव कराना चाहिए। मतलब जो पंचायतों में आज चुनाव हो रहा है ना, उन चुनावों को कराने की सिफारिश डॉक्टर GV राव समिति ने दिया। समिति के बारे में और समिति के सन के बारे में पूछा जाता है। तो ये समिति जो है वो 1985 में सिफारिशें दी और इस सिफारिश के तहत इन्होंने क्या कहा कि नियमित चुनाव कराना चाहिए। फिर अगला समिति है डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये समिति 1987 में आया। इस समिति के तहत ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई, साथ ही साथ उसे अधिक आर्थिक सहायता भी प्रदान करने की सिफारिश इस समिति ने किया। इसके अलावा और भी समिति आया, जिनमें से एक है डॉक्टर थुंगन समिति, सहकारिया आयोग आदि। मतलब ये जो जितने भी समिति है इन समितियों ने पंचायती राज व्यवस्था पर बहुत सारे सुझाव दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण
जो चर्चा में था वो है 73वां संविधान संशोधन था। 73वां जो संविधान संशोधन था उसमें कहा गया कि जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर नियमित चुनाव एवं अधिकारों से संबंध किया तथा इसके माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को वास्तविक रूप दिया गया। तो ये कुछ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ टॉपिक थे। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं, पूछा जाएगा तो इनका उत्तर आपको कैसे देना है। हालांकि ये सारे प्रश्न वैकल्पिक में आएगा, लेकिन यहाँ पे एक शब्द में उत्तर जैसा दिया हुआ है। तो 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है इनके कुछ मुख्य बातें हैं। पहला प्रश्न क्या है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस वर्ष पारित हुआ। अब भाई इसमें वर्ष दिया हुआ है 1992 कह रहा है, तो भैया 1992 में ही पारित होगा, है ना। ये एकदम छोटा मोटा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भारत की गजट में प्रकाशित कब हुआ। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। तो ये अधिनियम जो है वो भारत के गजट मतलब राजपत्र में प्रकाशित हुआ 24 अप्रैल 1993 को। ये जो डेट है इसे याद रखना है आपको। तीसरा प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ। सेम डेट लेना है। ये जो गजट है जिस डेट में प्रकाशित हुआ 24 अप्रैल 1993, उसी डेट में ही ये क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। चौथा प्रश्न, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन क्या है। 73वां जो संविधान संशोधन है वो गांवों में पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु संशोधन है। छठवां प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का है। सातवां प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है। तो ये है संविधान के 9वां भाग में पंचायती राज संबंधी अध्याय जोड़ा गया है। आठवां प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची संविधान में शामिल की गई है। तो 11वीं अनुसूची संविधान में शामिल की गई है। 9वां प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 243D में पंचायत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। पंचायत को ग्रामीण अंचल की स्वशासन की संस्थान के रूप में परिभाषित किया गया है। 10वां प्रश्न, संविधान को किस अनुच्छेद में पंचायत की शक्तियां, अधिकार एवं दायित्व बताए गए हैं। तो अनुच्छेद नंबर 243G। 11वां प्रश्न, संविधान का 73वां संशोधन पंचायत चुनाव को बनाता है। क्या बनाता है भाई, आदेशात्मक बनाता है। 12वां प्रश्न है 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव। और उस समय राष्ट्रपति कौन था अगर पूछा जाएगा तो शंकर दयाल शर्मा उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति थे। 13वां प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक हैसियत देने के पूर्व से पंचायत संबंधी क्या प्रावधान है। तो ये जो अनुच्छेद नंबर 40 है जिसे हम नीति निर्देशक तत्व के अंदर देखते हैं, यही पंचायत व्यवस्था के संबंध में निर्देशित दिए गए थे। फिर अगला प्रश्न देखो, 14वां प्रश्न क्या है, संविधान में पंचायतों के गठन के लिए क्या प्रावधान किए गए। ग्राम, जनपद, जिला स्तर 3 स्तरीय पंचायतों का गठन किया गया। 15वां प्रश्न, क्या सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत गठित किए गए। अभी मैंने आपको बताया था ना कि सभी राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में 2 स्तरीय भी है, और उन 2 स्तरीयों में से एक जो है वो ग्राम पंचायत है और दूसरा है जिला है। तो यहाँ पे आपको कहना है नहीं, 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों में 2 स्तरीय पंचायत गठित किए जा सकते हैं, जिनमें से एक है ग्राम पंचायत और एक है जिला पंचायत।
16वां प्रश्न, संविधान में पंचायतों के चुनाव एवं सुदृढ़ वित्तीय संबंधी परामर्श के लिए किन नए संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसे 73वें संविधान संशोधन में किया गया है। तो उत्तर क्या बता रहे हैं? राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 17वां प्रश्न, पंचायतों के चुनाव का भार किस संस्था को सौंपा गया है? तो पंचायत का जो चुनाव होता है वो हमेशा राज्य निर्वाचन आयोग करता है। अगर विधानसभा और लोकसभा के बात किया जाए तो हमेशा कौन करेगा भाई? केंद्र निर्वाचन आयोग। चलो अगला देखो, संविधान में पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सुझाव देने वाली संस्था है राज्य वित्त आयोग। ग्राम सभा को गांव की संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता किस संविधान संशोधन से मिली है? 73वां संविधान संशोधन से। फिर 20वां प्रश्न देखो, 73वां जो संविधान संशोधन है उसमें किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 73वां संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 21वां प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुपात में किया गया है? तो ये हमेशा जनसंख्या के आधार पर ही किया जाता है, याद रखना। जब भी ये प्रश्न आता है तो जनसंख्या ही बताना है। 22वां प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार किसे दिया है? राज्य का विधानमंडल अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। 23वां प्रश्न देखो, संविधान में कब से पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 73वें संविधान संशोधन से ही किया गया है। महिला के लिए कितना आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कम से कम 1/3। 100 संख्या में 3 संख्या से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो महिलाओं की 100 संख्याओं में कम से कम 33 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1/3 का मतलब यही होता है। 25वां प्रश्न, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है? 21 वर्ष। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पंचायत का अगर चुनाव लड़ते हैं तो आयु कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है कि 21 वर्ष। और चुनाव में वोट डालने का अगर उम्र पूछा जाए तो 18 वर्ष। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है? पंचायत के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से ही पंचायत के कार्यकाल का आरंभ माना जाता है। पंचायत के विघटन के बाद कितने समय से पूर्व पुनः निर्वाचन कराना आवश्यक है? 6 माह के पहले। 29वां प्रश्न, 5 वर्ष के कार्यकाल के पूर्व पंचायत के विघटन पर फिर से गठित पंचायत की अवधि क्या होगी? भाई जितना बचा है उनके लिए ही नया जो होगा वो शेष आगे आएगा। तो यहाँ पे बताया गया है केवल शेष अवधि। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। मान लो किसी पंचायत का कार्यकाल 5 साल का है और अचानक सरपंच का मृत्यु हो जाता है 2 साल के बाद, तो कार्यकाल इसे कितना साल और चलाना था? 3 साल। तो ये जो 3 साल चलाना था ना, इसी 3 साल के लिए फिर से चुनाव होगा और 3 साल ही ये जो नया सरपंच बनेगा वो कार्यकाल मतलब 3 साल का ही कार्यकाल के अंदर ये पंचायत का सरपंच बन सकता है। तो यही कहलाता है केवल शेष अवधि तक। फिर 30वां प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को कौन सी मुख्य कामों की जिम्मेदारी सौंपी गई? सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की। किस अनुसूची में दर्ज विषयों के लिए पंचायतों को शक्तियां हस्तांतरित करने हेतु अधिकृत किया गया? तो ये 11वीं अनुसूची आएगा। 32वां प्रश्न, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? 29 विषयों को। 29 विषयों का नाम जानने की जरूरत नहीं है, एक बार लेकिन फटाफट देख लेंगे, अभी प्रश्नों को जान लो। 33वां है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार सबसे पहले किस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था लागू किया गया? मध्य प्रदेश में।
73वां जब संविधान संशोधन हुआ तब सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाले राज्य जो है मध्य प्रदेश है, और उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ भी हुआ करता था। फिर 34वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1994 को लागू हुआ। पंचायती राज संबंधी अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद नंबर जो 243 है, उसी अनुच्छेद के अंदर बहुत सारे मतलब भाग हैं। इन्हीं भागों को बारीकी से पढ़ना है। तो पहले हम लोग अनुच्छेदों के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद जो है A B C D, कई बार क ख ग अ आ इ इस तरीके से दिया जाता है। तो अनुच्छेद 243 A जो है वो ग्राम सभा से संबंधित है। अनुच्छेद 243 B जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन से है। अनुच्छेद 243 C जो है वो पंचायत की संरचना से है। फिर अनुच्छेद 243 जो D है वो स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 243 पंचायतों की अवधि से है। अनुच्छेद 243 सदस्यता के लिए अयोग्यताओं से है। अनुच्छेद 243 पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से है। अनुच्छेद 243 पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियों और उनकी निधियां से है। अनुच्छेद 243 वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन से है। अनुच्छेद 243 पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा से है। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के निर्वाचन से है। अनुच्छेद 243 संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना से संबंधित है। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन से है। हाँ, एल भी तो हो गया था ना, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू। हाँ, अनुच्छेद क्रमांक 243 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना से है। अनुच्छेद 243 विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहने से है। अनुच्छेद 243 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन से संबंधित है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो अनुच्छेद है जो मैंने अभी बताया, इनका बारीकी से एकदम अध्ययन करने वाले हैं। इनके लिए आपको मैं एक नए वीडियो में इन सारे टॉपिकों को बताऊंगा।